तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर हिला देने वाली है, आपके कल्पनाओं से परे है कि पायलट नशे में था। एयर इंडिया का पायलट और नशे में विमान उड़ा रहा था, और इस वजह से क्या विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया। आसमान में उड़ता विमान, क्या पायलट के नशे में और गांजा पीने की वजह से विमान नीचे आ गया कई 100 फीट। और आपको याद होगा इस टर्बुलेंस के बाद लोग घायल हो गए थे। कोई भी चीज अचानक हवा से 300 फीट नीचे आएगी, देखिए किसी के हाथ में चोट है, किसी के हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, किसी के सिर में चोट है, किसी के कंधे पर चोट है। ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या हुआ था। और इतना ही नहीं, बाहर देखिए लोग व्हीलचेयर पर निकले। अब खुलासा हुआ पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। बताया गया पायलट ने गांजा लिया हुआ था, यह दावा किया गया। और उसके बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। कैसे कोई पायलट गांजा पीकर विमान चला सकता है। सीईओ को, एयर इंडिया के सीईओ को उड्डयन मंत्री ने, मंत्रालय ने तलब किया। No, we were just giving an update on the status of the investigation. Excuse me, people. Excuse me, I need to... क्या पायलट गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था? क्या पायलट नशे में था और जानबूझकर सैकड़ों की जान से खिलवाड़ कर रहा था? एयर इंडिया का जो विमान पिछले हफ्ते बड़े हादसे से बचा, एयर टर्बुलेंस से विमान ने हवा में हिचकोले खाए और 300 फीट तक नीचे आ गया। 100 से ज्यादा मुसाफिरों की जान पर बनाई, कई तो घायल भी हो गए। खबर है कि उसका पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। मेडिकल जांच में पायलट के खून के नमूने में मैरिजुआना मिलने का दावा है। तो क्या पायलट गांजे के नशे में विमान फुकेट से दिल्ली ला रहा था? सरकार इसे लेकर गंभीर है और कड़ी जांच और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अब देखिए जरा, एयर इंडिया के टर्बुलेंस वाले विमान को लेकर यह खुलासा हुआ है। विमान की हालत यह थी, लोग डरे सहमे थे। विमान के पायलट ने मैरिजुआना यानी गांजा लिया हुआ था। विमान के पायलट का दूसरा डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। पायलट का पहला डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था, कहा गया हो सकता कोई दवा ली हो, इसलिए डोप टेस्ट में पॉजिटिव आया। इसके बाद एयर इंडिया के विमान के पायलट का दूसरा टेस्ट हुआ। पहले डोप टेस्ट की पुष्टि के लिए दूसरा टेस्ट कराया गया के बाद अब इस टेस्ट के पॉजिटिव आने से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 4 अगस्त को एयर इंडिया के इस विमान में हादसा हुआ। यह विमान थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था। तेज टर्बुलेंस से विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। विमान में भारी टर्बुलेंस की वजह से 17 यात्रियों को चोटें आई। बताया गया कि यह जो टर्बुलेंस है करीब 5 मिनट तक था। सोचिए प्लेन के अंदर क्या हाल रहा होगा। लेकिन यह इतनी बड़ी गलती, 17 लोग घायल हो गए, 137 यात्री थे, 8 क्रू मेंबर, केवल एक गंजेड़ी पायलट की वजह से। एविएशन सेफ्टी पर सरकार ने अब सख्त संदेश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। एयरलाइंस और रेगुलेटर दोनों पर नजर है। मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया। इसको लेकर एयर इंडिया से जवाब मांगा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर अब आगे कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया और जांच पूरी होने तक एयर इंडिया ने दोनों को ड्यूटी से बाहर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि पुष्टि होने के बाद और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि पायलट ने मैरिजुआना लिया था। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं मैरिजुआना क्या होता है। लोग आम बोलचाल की भाषा में गांजा तो सुना है, लेकिन इस मैरिजुआना को गांजा, वीड, पॉट या ग्रास जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह कैनबिस सैटिवा पौधे के सूखे फूलों से तैयार किया जाता है। इसमें THC नाम का रसायन होता है जो नशा पैदा करता है। NDPS कानून के तहत चरस और गांजा बैन है, लेकिन भांग नहीं। यह जो मैरिजुआना है यानी गांजा पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना हो सकता है। 1 किलो तक मिला तो 1 साल तक कैद या 10,000 तक जुर्माना।
1 किलो से ज्यादा, 20 किलो से कम तो 10 साल की सजा हो सकती है। यह तो सिर्फ मिलने तक था, लेकिन सोचिए सड़क पर कोई नशा करके गाड़ी चलाता है तो चालान होता है, जबकि वो गाड़ी में 2 लोगों को 3 लोगों को बिठाकर चलाता है। यहां 137 लोगों को बिठाकर पायलट गांजा लेकर हवा में था। आइए अब आपको बताऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। यह एक गंभीर मामला है। असल में हम इस घटना के बारे में एयर इंडिया से भी सीधे जानकारी लेना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि वे अपनी तरफ से इस मामले को कैसे देख रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि मंत्रालय के लिए एविएशन में सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें किसी भी तरफ से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें AIAB की पूरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब देखिए जरा, खुद उड्डयन मंत्री पहुंचे थे, जो लोग घायल हो गए थे उन तक, ये देखिए, उनसे मिलने के लिए पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री जो एयर टर्बुलेंस की वजह से घायल हुए थे। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर सजा कितनी होती है जो कुछ किया है पायलट ने। भारत में देखिए क्या नियम है। नियम के अनुसार उड़ान से 12 घंटे पहले तक नशे पर पाबंदी है। यह बॉटल टू थ्रॉटल नियम है जो सभी क्रू मेंबर्स पर लागू होता है। पहली गलती पर पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। इसके तहत दोषी को मेडिकल प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। अगर यही गलती दोबारा हुई तो 3 साल के लिए लाइसेंस रद्द होता है। तीसरी बार दोषी पाए जाने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। और अगर दोषी की वजह से विमान दुर्घटना ग्रस्त हो जाए तो जेल हो सकती है। अमेरिका में देखिए क्या होता है। अमेरिका में संघीय उड्डयन प्रशासन के नियम बेहद ही सख्त हैं। उड़ान से 8 घंटे पहले तक शराब पीने की सख्त मनाही है। हालांकि एयरलाइंस अक्सर 12 घंटे की सीमा तय करता है। खून में शराब की मात्रा 0.04% या उससे ज्यादा होने पर उड़ान भरने की मनाही है। नशे में विमान संचालित करने पर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आपराधिक मामला दर्ज होने पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। ये अमेरिका के नियम कायदे। यूके यूरोप में देखिए, यूनाइटेड किंगडम में पायलट निलंबित होता है या 9 महीने जेल होती है। यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय कानून लागू है, मतलब हर देश के अलग नियम है। जैसे नीदरलैंड्स में पायलट पर जुर्माना या पाबंदी लगती है, नॉर्वे में जेल की सजा है। कनाडा में देखिए, नशे में पाए गए पायलट को 8 महीने की जेल होती है। रिहाई के बाद भी 1 साल तक उड़ान पर पाबंदी लगाई जाती है। अब सवाल यह है, एक पायलट अगर वाकई गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था तो उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, उसे जेल भी जाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ गलती नहीं थी, यह अपराध है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एयर इंडिया के CEO। No, we were just giving an update on the status of the investigation. No, that's not for me to say. I think that's up to him to give an update. Thank you, folks. And has the second test for the drug psychotic? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया पर एक्शन होगा, ऐसा नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी कहा है। आज की एक और बड़ी खबर है, राहुल के खिलाफ बीजेपी का चक्का जाम। आज देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा था। जब प्रियंका गांधी पहुंची है तो बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, प्रियंका के सामने ही राहुल का नाम ले रहे थे। आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? शर्म करो। आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? शर्म करो। आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? तो पूछ रहे थे प्रियंका गांधी से सांसद कि राहुल झारखंड क्यों नहीं गए, राहुल आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। इस पर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही थी संसद के अंदर।
राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत, भागो मत। राहुल गांधी भागो मत, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। तो यह प्रदर्शन तो संसद में हो रहा था कि राहुल आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे हैं। जो राहुल जंतर मंतर के लिए बोल रहे थे वो रांची पर इतना चुप क्यों है। अब देखिए बीजेपी एबीवीपी बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, वो रांची में प्रदर्शन कर रहा था आज चक्का जाम। उसके बाद देखिए वहां छात्रों का जो एबीवीपी संगठन है वो बढ़ता चला गया। वहां छात्रों की संख्या, प्रदर्शन शुरू हुआ, अनाउंसमेंट शुरू हुआ। 2026, 2027, 2028, 2029 में खो गए। झारखंड सरकार काम नहीं आएगी। खाद देगी, भाभी साथ देगी, साथ देगा, पुलिस प्रशासन को केवल छात्र साथ देंगे और साथ देगा। और उसके बाद एबीवीपी जो कल छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ भी सड़कों पर था, देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने वैन बुलाई थी कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए। उन्होंने वैन के आगे वैन का घेराव किया। और उसके बाद पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू किया। एक एक को उठाकर बस में भरा है। और फिर देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आखिर कि बुलडोजर से भी प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्टर्स बुलडोजर लेकर भी पहुंच गए थे। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। उससे पहले जगह जगह आग भी लगी थी, बुलडोजर भी नजर आया। अब आइए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन पहुंचे विधानसभा। विधानसभा में भी प्रदर्शन हो रहा था हेमंत सोरेन के खिलाफ। हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे तो बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली से रांची तक कोहराम और चक्का जाम है। सवाल छात्रों का है, लेकिन इस बार विरोध का मोर्चा राहुल या विपक्ष नहीं, बीजेपी बुलंद कर रही है और निशाने पर है राहुल गांधी। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में
लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं। इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। जंतर मंतर में पुलिस के एक्शन को लेकर जो राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे थे, उन्हें अब बीजेपी चौतरफा घेर रही है और कह रही है कि दिल्ली में सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को रांची की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही। रांची से संसद तक राहुल अब भाग क्यों रहे हैं। गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। अब देखिए जरा कि आखिर राहुल सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने जो चक्का जाम किया है, क्या कहना है, कैसे बीजेपी ने इस रणनीति को बुना है। दिल्ली में क्या हो रहा था, दरअसल सड़क से संसद तक बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही थी। दिल्ली में बीजेपी के मंत्री सांसदों ने मोर्चा खोल दिया, राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर और नारों के साथ मार्च किया। कहा राहुल और विपक्ष का छात्रों पर दोहरा मापदंड क्यों है। जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा किया था, लेकिन रांची में छात्रों के लाठीचार्ज पर विपक्ष चुप क्यों है। कांग्रेस तो झारखंड की सरकार में भी शामिल है। राहुल गांधी बताएं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। अगर वो सच में छात्रों के हित में है तो सरकार के साथ क्यों है। अब तक लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल सरकार को घेरते दिखते थे, लेकिन अब बीजेपी उन्हें रांची लाठीचार्ज के मुद्दे पर चौतरफा घेर रही, उनके खिलाफ प्रदर्शन से मार्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रही है। इतना ही नहीं, देखिए रांची में क्या हो रहा था। राहुल गांधी और सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने यहां भी प्रदर्शन किया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। रांची से हजारीबाग और पलामू तक आगजनी और हंगामा हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड विधानसभा को घेराव किया और पूछा छात्रों पर बर्बरता की जिम्मेदारी कौन लेगा। बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है और सड़क पर उतरकर राहुल गांधी पर सवाल उठा रही कि राहुल अपने गठबंधन वाले राज्यों में छात्रों के मुद्दे पर चुप है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल पर सियासतदान। झारखंड में तो कांग्रेस और जेएमएम तो पार्टनर है, तो उसका जवाब तो राहुल गांधी जी दे सकते हैं। मैं तो जवाब दे सकता, क्योंकि सरकार झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का। आप ये समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहाँ पोस्ट किया हुआ है वो पागल अधिकारी है। वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का जो ये दोहरा चरित्र है, ये लोगों के सामने आ गया है और उसी को एक्सपोज करने आज पूरी पार्टी रोड पर। हमारी पार्टी उसके आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी कि हम सब लोग भी आपके मांगों के साथ हैं। सदन में भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी हम लोग इस आवाज उठाएंगे। मैं इस बंद के आह्वान से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चेतावनी देता हूं कि अभी भी समय है, सुधर जाइए। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के लालच में नौकरी बेचना बंद करिए। राज्य के युवाओं को आपका हाय लगेगा, शराब लगेगा, कैसे मुंह दिखाएंगे आने वाला समय 2029 में। पुरजोर बंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और अगर आप सच्चा आदमी हैं तो सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं। सीबीआई जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी करिए। राज्य के मुखिया को चेताना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी चेत जाइए, राज्य के युवा जाग चुके हैं, आपका किसी भी प्रकार का कोई धांधली चलने वाला नहीं। जेपीएससी और जेसीएल सीजीएल जितना भी एग्जाम लिया है हेमंत सरकार ने, अगर उसको वो रद्द करेंगे तो जो पैसा देके जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इनके खिलाफ आएंगे। हेमंत सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब देखिए झारखंड में ये हो रहा था, संसद में क्या हुआ। संसद में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए। ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शन दोनों गठबंधन कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। तो बीजेपी ठीक उसी तरह कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है जैसे कांग्रेस जंतर मंतर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं राहुल गांधी छात्रों को लेकर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। झारखंड के युवाओं पर जैसे लाठीचार्ज और ज्यादतियां हुई
उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है, उनके समर्थन वाले राज्य में युवाओं से कैसा बर्ताव हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने पहली बार सत्ताधारी सांसदों को विरोध करते देखा है। चलिए, हमने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर तो किया। जहां तक झारखंड के छात्रों की बात है तो राहुल ने मुलाकात की है और उनके मुद्दों को वो उठा भी रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही। राहुल गांधी के पास कोई तथ्य या सबूत नहीं है। उन्हें न संसद में आना है और न जवाब सुनना है, बस अपना झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहाना है। गौरव गोगोई ने कहा, राहुल गांधी ने लाठीचार्ज के तुरंत बाद घटना की निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरह 2 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का इंतजार नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल और कांग्रेस का भागने का इतिहास रहा है। मांग पूरी होने पर ये नई मांग ले आते हैं। इन्हें रांची के छात्रों की गूंज नहीं सुनाई दे रही है। क्या किसी ने सोचा होगा कि संसद का कोई शहजादा अपनी सनक से बंधक बनाकर रहेगा? बीजेपी और विपक्षी पार्टियां राज्य के युवाओं को भ्रमित कर रही हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं। उन्होंने तो अयोध्या में राम मंदिर तक को नहीं छोड़ा, अब छात्रों का चोला पहनकर सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में छात्रों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव हुआ। सरकार सीबीआई जांच का ऐलान कर देती तो यह नौबत नहीं आती, लेकिन सरकार ने बातचीत की जगह लाठी का सहारा लिया है। इरफान अंसारी झारखंड के मंत्री कह रहे हैं, कल सीएम हेमंत सोरेन बाल बाल बच गए। धरना प्रदर्शन के नाम पर सीएम की हत्या का प्रयास था, तो बात हत्या तक पहुंच गई सीएम के। सुनिए सियासतदानों। होंगे राज्य राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। अहिंसक आंदोलन को खत्म करने के लिए आक्रामक है। राहुल गांधी टच में है उन सबके। हमारी मंत्री दीपिका पांडे सिंह लगातार उनसे मिलने जा रही है। कौन सा मंत्री इनका जंतर मंतर गया था? कौन गया था जंतर मंतर? गए थे प्रधानमंत्री, गए थे गृह मंत्री। जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है। छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं। नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है। सच को आज किया, सच है वो कहीं से न कहीं, चाहे उसको कितने मजबूत दीवारों के अंदर आप बांध के रखो, वो सारी बंदिशों को तोड़कर सामने आ जाते हैं। झारखंड में अगर हुआ है तो वहाँ की सरकार बातचीत करने को तैयार है। ये सरकार कब बातचीत करने के लिए तैयार थी? एटलीस्ट वो इतने डेमोक्रेटिक तो है कि रास्ता निकालना चाहते। आप बताइए, एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रोड के किनारे रहता है, सेफ्टी नहीं है, वहाँ पर आप धरना दिए, मान लिया कोई कूद जाता, दीवार फांद कर जाता, तो मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवार कौन होता? छात्र बेटियों को गिरा गिरा कर मारा है, बेहोश हो गई बच्ची, अभी अस्पताल में है, पता नहीं क्या होगा। ये जो हैवानियत दिखाया है झारखंड सरकार ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इनको देश की जनजी न माफ करेगी, न तो देश की जनता माफ करेगी। अब देखिए, राहुल का हाथ अब भी सोरेन के साथ है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन सरकार ने लाठी चलवाई है तो कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा है। बीजेपी ये सवाल उठा रही। देखिए जरा क्या है समीकरण। झारखंड का समीकरण यह कहता है कि इंडिया ब्लॉक की स्थिति देखिए, कुल सीटें झारखंड में 81 हैं, बहुमत के लिए चाहिए 41, 41। जेएमएम के पास 34 है, आरजेडी की 4, कांग्रेस की 16, सीपीआईएमएल 2, कुल मिलाकर हो जाती है 56, 56। और अगर हटा दी जाए, यानी कांग्रेस अपनी 16 हटा दे, तो लगभग ये 40 हो जाएंगी, यानी बहुमत के आंकड़े से एक कम। इसमें एनडीए की हालत देखिए जरा, एनडीए कहां है। एनडीए को अगर आप देखेंगे तो एनडीए में बीजेपी 21, एलजेपी 1, जेडीयू 1, एजेएसयू 1, कुल 24 हैं। और कांग्रेस अगर हटती है तो फिर हेमंत सोरेन सरकार से हट सकते हैं। बीजेपी यही सवाल पूछ रही है। सुनिए अब छात्र क्या कह रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे आज लोग यहाँ उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं
यहाँ राहुल गांधी जी आए, हमारा नैतिक समर्थन दीजिए। जो राहुल गांधी जी वो प्रयागराज जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, झारखंड में भी एक बार आ जाए, यहाँ पे उनकी सरकार है, हम लोग का दुख दर्द सुने। और जहाँ तक नैतिकता की बात है, यहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आके फिजिकली प्रेजेंट होके अगर वो हम लोग का हौसला बढ़ाएंगे तो वो हम लोग के लिए काफी होगा। यहाँ पे उनके गठबंधन का सरकार है, तो अभी तक यहाँ पे उन्होंने आने का कोई वो ऐसा विचार नहीं किया। अगर सरकार चाहेगी और अपना समर्थन अगर स्टूडेंट के पक्ष में लेती है तो जरूर बदलाव आएगा। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा। मैम हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। अभी तक हमें ठोस रूप में कोई डिसीजन नहीं मिला है सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से हम लोग कल रात में लाठी खाए, वापस से सुबह अभी आंदोलनरत रहे हैं। मैम हम लोग की यह सोल्यूशन है कि हम एक डट यहीं खड़ा रहेंगे और हमको सरकार जब तक ले मानेंगे नहीं तब तक ले हम लोग यहाँ पे रहेंगे। बच्चों के बीच उनकी सच्चाई को जाने, वो सिर्फ ट्वीट कर देने से हम आपके साथ हैं, हम आपके सहयोग में हैं, तो ये कहने से सिर्फ ये कहने वाली बात है। जहाँ तक हमको इनपुट मिल रहा है कि इसके पहले हेमंत सोरेन जो एमएन साहब से मिलकर आए हैं तो बीजेपी सरकार बनाने सरकार चाहे किसी को सब करती एक जैसा है। बस यही है कि जो अभी अन्याय हुआ है। अब देखिए, अब सवाल ये उठ रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर नहीं, वो सेलिब्रिटीज कहां हैं जो जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन में साथ दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जंतर मंतर के प्रदर्शन पर तो बड़ी बड़ी शख्सियतों ने, सेलिब्रिटीज ने बहुत से वीडियो बनाए, उनको समर्थन दिया, लेकिन रांची में आखिर उन सेलिब्रिटीज ने वीडियो क्यों नहीं बनाए? खासतौर से नसीरुद्दीन शाह पर पीयूष मिश्रा हमला कर रहे हैं, वो नसीरुद्दीन शाह से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए जरा, सवाल यह है कि क्या सवाल उठ रहा है नसीरुद्दीन शाह पर, पहले क्या बोला था, अब क्यों चुप है? सबसे पहले देखिए, पीयूष मिश्रा सवाल उठा रहे हैं। दिग्गज अभिनेता और शायर पीयूष मिश्रा प्रदर्शन में छात्रों के साथ बैठे, छात्रों के बीच अपना लोकप्रिय गीत एक बगल में चांद होगा गाया और छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन जैसे सितारों पर सवाल भी उठाए। कहा सीजेपी आंदोलन में नसीर साहब ने कहा था फिल्म इंडस्ट्री चुप है, वो कह रहे थे जिनके मुंह में हड्डियां हैं वो बोल नहीं सकते। नसीर साहब, पूछना चाहता हूं कि इस वक्त किनके मुंह में हड्डियां हैं जो खामोश हैं? कंगना ने कहा, सांसद और फिल्म स्टार कंगना ने भी नसीरुद्दीन शाह पर सवाल उठाए। रांची में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर उनकी चुप्पी पर सवाल किए और कहा, सच तो यह है कि हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस देश की रोटी खाती हूं उस देश की रखवाली भी करती हूं, उसके लिए लड़ती हूं। नसीर साहब, खाते इस देश का हैं लेकिन लड़ते पड़ोसी के लिए। आज के समय में कुत्ता कहलाना वफादारी की एक तारीफ है। मैं नसीरुद्दीन जैसे भेड़िए की बजाय कुत्ता बनना ज्यादा पसंद करूंगी। कंगना यहां तक पहुंच गई। प्रकाश राज, साउथ और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रकाश राज भी छात्रों के साथ हैं। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई उन्होंने और कहा, क्यों छात्रों के साथ ऐसी क्रूरता अब बिल्कुल नहीं चलेगी। इससे सिर्फ अहंकार में बैठी सत्ता और कमजोर ही होगी। सुनिए जो स्टार सामने आए हैं वो क्या कह रहे हैं। उनकी आंखों में दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी, उनकी आंख में आंसू देखे, वो मेरे लिए काफी इनफ जो है आपके इंस्पिरेशन था मेरे लिए यहाँ पर आने का। इसके अलावा फाइनेंशियली, इसके अलावा जो है खाने के तौर पर, इसके अलावा दरी तिरपाल, जितनी भी मदद हम कर सकते हैं फाइनेंशियली वो हम करने की कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले तीन चार दिन से। तो हमसे जितना भरसक हो रहा है उतना हम अपनी कैपेसिटी में, हमारी भी कोई, हम धन्ना सेठ नहीं है, टाटा बिरला नहीं है, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो झारखंड पर जो है बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उनको जो है बहुत बेरहमी से उनको मारा गया, उन पे वाटर कैनन से लेकर टीयर गैस से लेकर इस्तेमाल की जा रही है, तो एक उसको लेकर हम जवाब मांग रहे हैं। देखिए, अपने बात रखना बहुत ज़रूरी है। हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में अपनी बात रखी है, लेकिन बस ये कि उसमें एक तहजीब होना बहुत ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं है। आप अपनी तहजीब रखिए और जैसे झारखंड में जो हो रहा है उसमें एक तहजीब भी है। पेपर ही लीक हो गया तो फिर काय का एग्जाम, फिर किस तरह का आप टेस्ट ले रहे हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत बुरी चीज़ है जो हुई है, इस पर तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो कंगना नसीरुद्दीन शाह पर हमलावर थी और कंगना सोशल मीडिया पर वायरल भी थी।
संसद जब पहुंचती है कंगना तो अपने लुक को लेकर वायरल हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर बात होने लगती है। हर दिन उनका एक अलग लुक होता है। कंगना के जिस लुक पर बात हो रही है वो ये, दिखने में साधारण दिख रही होंगी कंगना, साधारण सी साड़ी पहनी है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा होने लगा कि कंगना रनौत ने इस वक्त 50 लाख के कपड़े, जूते, छाता लिया हुआ है। 50 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। और देखिए सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट सामने आने लगे। एक पोस्ट किसी ने डाला सोशल मीडिया पर जिसमें लिखा है कंगना की घड़ी 21 लाख रुपए की है और कंगना का जो बैग है वो, इसे ऊपर करिए जरा, कंगना का बैग, उसकी कीमत 35 लाख रुपए है। ये सोशल मीडिया पर तैर रहा था। और इतना ही नहीं, कंगना के साथ जो बैग है उस ब्रांड के बैग देखिए जरा। उसके बाद लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया और उस ब्रांड के बैग देखिए जरा, $36,000 से ज्यादा है, $39,000 से ज्यादा है, $36,000 से ज्यादा ये बैग कंगना के पास थे। इतना ही नहीं, कंगना ने जो घड़ी पहनी हुई है वो घड़ी भी आप देखिए लाखों की घड़ी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे भी गूगल करके डाला है। ये देखिए कंगना की घड़ी जो उन्होंने पहनी है, उनमें उस घड़ी की जो रेंज है 13 लाख रुपए से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा, 12 लाख से ज्यादा, 14 लाख और 50 लाख, 14 लाख, इस तरह की कीमत है घड़ियों की। इसके अलावा कंगना ने जो छाता लिया हुआ है, लोगों ने देखिए छाते को भी गूगल करा और देखा इसका क्या दाम है, 5,000, 6,000 और 6,000। तो कुल मिलाकर यह दावा किया गया कि कंगना का जो पूरा लुक है, यह लुक 50 लाख से ज्यादा का। इसका सच क्या है, हकीकत क्या है, मैं आपको बताऊं। ये जो आप देख रहे हैं कंगना के हाथ में बैग, कंगना ने हर्मीस बर्किन टोगो लेदर बैग, हैंड बैग लिया हुआ है। ये हर्मीस बर्किन फ्रांस का मशहूर लग्जरी ब्रांड है और यह बैग आम दुकानों में नहीं मिलता है। यह बैग मशीन के बजाय कारीगर हाथ से बनाते हैं। टोगो बैग बछड़े की खाल से बनाया जाता है, ऐसा दावा है। इसकी कीमत 10 लाख से 50 लाख रुपए होती है। अब देखिए कंगना के हाथ में जो घड़ी है, हो सकता है ध्यान से ना दिख रही हो, कुछ ऐसी घड़ी है, 21 लाख रुपए कीमत बताई गई। कंगना ने चॉकलेट ब्राउन डायल वाली घड़ी पहनी थी और कंगना की खास घड़ी रोलेक्स कंपनी की है। साथ ही रोलेक्स स्विट्जरलैंड की लग्जरी घड़ी कंपनी है। रोलेक्स की लेडीज घड़ियां 5 से 95 लाख रुपए तक में आती हैं। ये जो छाता आप देख रहे हैं कंगना का, ये छाता 6,000 रुपए का। मॉनसून सत्र में कंगना के छाते की खूब चर्चा हो रही। कंगना गुड अर्थ ब्रांड के खास छाते के साथ दिखी थी। गुड अर्थ भारत का ही लग्जरी छाता ब्रांड है और डबल प्रिंट और 3 बार में फोल्ड हो जाता है ये छाता। गुड अर्थ ब्रांड के छाते 4 से 7,000 रुपए के होते हैं। अब साड़ी की बात कीजिए, कंगना ने जो साड़ी पहनी है 23,000 रुपए इसकी कीमत है। हल्के आसमानी रंग की पेस्टल साड़ी पहनी थी कंगना ने। यह मणिपुर की एरी सिल्क साड़ी कही जाती है। ये मशहूर साड़ियां 12 से 42,000 रुपए में मिलती हैं। कंगना की जो सैंडल दर्शकों ने और लोगों ने वो भी गूगल कर लिया, टॉट्स कंपनी की लोफर यानी जूतियां पहनी हुई थी। ये इटली की मशहूर फुटवेयर कंपनी है और जिसके सैंडल या जूतियां 50 से 80,000 रुपए में आती हैं। कुल मिलाकर लगभग 56 लाख रुपए वाला ये सादगी भरा लुक था। बहरहाल जिसे जो पहनना है वो उसकी मर्जी है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, इस पर किसी को बोलने और कहने का अधिकार नहीं है। सुनिए कंगना क्या कह रही है। इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। जेंजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है। जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो वो जेंजी का ही मैंडेट है। और जेंजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेंजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेंजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब एक हाई प्रोफाइल सांसद की बात हो रही है तो एक हाई प्रोफाइल शादी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हाई प्रोफाइल शादी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी की।
ये तस्वीरें देखिए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, सोनिया गांधी पहुंची थी। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन, हंगामे, प्रोटेस्ट, संसद में घमासान के उलट एक ये भी तस्वीर शाम की थी। अब आइए आपको बताऊं कि शादी में कौन कौन पहुंचा। सोमवार को दिल्ली में सुप्रिया सुले की बेटी की शादी का रिसेप्शन था। इस रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी समेत सियासत के कई दिग्गज पहुंचे। पीएम मोदी ने सुप्रिया सुले की बेटी रेवती और दामाद को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के दौरान शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे दिखाई दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शरद पवार की नातिन की रिसेप्शन में पहुंचे। शरद पवार खुद सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। इस रिसेप्शन में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्षी कुनबा मौजूद था। अखिलेश ने जब सोनिया गांधी को देखा तो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी सारंग लखानी के साथ हुई है। सारंग लखानी नागपुर के एक जाने माने बिजनेस परिवार से आते हैं। सुनिए इस मौके पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। सब सीनियर लीडर्स इकट्ठे हम बैठे थे और पूरी चर्चा हुई। सैर प्रोग्राम चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके बारे में चर्चा की, महंगाई के बारे में चर्चा की, किसानों की जो बेहाल किसान हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किसानों के लिए, उनके बारे में चर्चा की। देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से मिलने में कोई आपत्ति क्या, उन्होंने समय दिया, मिलेगी, उसमें क्या है। एनसीपी एक स्वायत्त पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने विचार है, उनका अपना नेतृत्व, उनके अपने इश्यूज हैं। तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री से मिले तो उसमें कोई इसमें कहने की या सोचने की बात नहीं है। उन्होंने कहा है प्रकट रूप से कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी इश्यूज को लेकर मिले थे। अगर कोई पॉलिटिकल बात हो या कोई रीअलाइनमेंट की बात हो तो क्वाइटली भी बात हो सकती है, कोई पब्लिकली करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब सवाल ये है, शादी हो गई, अब क्या प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे विरोधी और विपक्षियों के बीच? और प्रदर्शन करने वाला एक बड़ा संगठन सीजेपी अब क्या करने वाला है? आप दीपके को देख रहे हैं, सीजेपी की नई तैयारी है, नए प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी। ये झारखंड में देवेंद्र महतो के साथ बात कर रहे हैं दीपके जी, इसलिए ना मैं ज्यादा दिक्कत हो गया। 9 दिन से वो हड़ताल में थे। अब आपको बताऊं कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने जा रही है 15 अगस्त से। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नया आंदोलन चलाया जाएगा जो ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में बदलाव पर फोकस होगा। बड़ी चीज क्या है, इसमें स्कूली सुविधाओं के सोशल ऑडिट के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीजेपी ने लोगों से अपने बच्चों के स्कूलों का निरीक्षण करने को कहा है ताकि बिजली, पानी, शौचालय और मिड डे मील पर जानकारी मिले। अगर सुविधाएं मौजूद ना हो तो वीडियो बनाने की अपील की है। स्कूलों की पूरी जानकारी कोई भी अभिभावक सीजेपी को भेज सकता है। इसके लिए सीजेपी की ओर से जल्द ही एक फॉर्म और ईमेल जारी होगा। जहां सुविधाएं नहीं होंगी वहां सरपंच से सुधार की अपील की जाएगी। फिर जो भी सरपंच अपने गांव के स्कूल की स्थिति में सुधार करेंगे उनके काम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाएंगी। स्कूलों के पहले और बाद की तस्वीरों को प्रमोट किया जाएगा। सीजेपी ने इस देशव्यापी अभियान का नाम सरपंच चैलेंज दिया है। इस अभियान में अभिभावकों और सरपंच की भागीदारी तय होगी। 15 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने गांव के सरपंच से मिलेंगे और गांव में मौजूद सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने की अपील करेंगे। सुनिए दीपके क्या कह रहे हैं। अगर देश के गांव के स्कूलों की शक्ल सूरत और तस्वीर बदलेगी तो ये देश के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। सुनिए दीपके को। मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। तो क्यों ना हम जितने भी गांव में सरकारी स्कूल है उन स्कूलों को ठीक करें, उन स्कूलों को बेहतर बनाएं। तो अगर गांव के सरपंच अपने गांव का स्कूल ठीक करते हैं तो हम उसके बाद उन स्कूलों के फोटो लेकर उस सरपंच का नाम भी बताएंगे और गांव का नाम भी बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करेंगे सीजेपी पर, और हम आप लोगों को क्रेडिट देंगे ताकि आप लोगों को देखकर, आपने जो स्कूल ठीक करे उसको देखकर कई और दूसरे सरपंच भी अपने गांव के स्कूल ठीक करना शुरू करें।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है, आपकी सेहत से। मिलावटखोरों पर एक्शन। आपको बताऊं कि कैसे कार्रवाई हुई। सबसे पहली तस्वीर देखिए, 1,94,00,000 का नकली तेल बरामद हुआ है। 1,94,00,000 का। ये बीट की तस्वीर देख रहे थे। संभल में देखिए जरा, संभल में 528 किलो पनीर जब्त हुआ है। 528 किलो नकली पनीर। और उसके बाद ये जो पनीर पकड़ा गया उसको बुलडोजर के पंजे पर रखा गया और उसके बाद इस पनीर को फेंका गया है, खत्म किया गया, नष्ट किया गया कि ये नकली पनीर लोगों की थाली तक पहुंच रहा था। इसी तरह बेंगलोर लिए चलेंगे। सोचिए, बेंगलोर में 5 स्टार होटल में, 5 सितारा होटल में फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में देखिए जरा, नकली घी बरामद हुआ है। इन नीले बर्तनों में, ड्रमों में नकली घी भरा हुआ था। अब देखिए कहां कहां क्या कार्रवाई हुई है, आपकी थाली तक क्या क्या नकली पहुंच रहा था। सबसे पहले देखिए उज्जैन में क्या हुआ। उज्जैन में कई दिनों तक फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी हुई। 2 अलग अलग फर्मों से लाखों रुपए का 544 लीटर घी जब्त हुआ है। गांधीनगर में देखिए 9,300 किलो नकली घी बरामद हुआ है। पॉमोलिन ऑयल को केमिकल मिलाकर घी बनाया जा रहा था। बीड महाराष्ट्र में 1 लाख लीटर से ज्यादा नकली तेल जब्त हुआ है। इसकी कीमत 1,94,00,000 थी से ज्यादा। जांच टीम ने 5 लाइसेंस रद्द कर दिए। मुरैना में 650 किलो नकली घी जब्त किया गया है। सैंपल को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है। संभल में देखिए अवैध डेयरी का भांडाफोड़ हुआ है। 528 किलो मिलावटी पनीर को बुलडोजर से नष्ट किया गया है। अवैध डेयरी के संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। बेंगलुरु में 26 होटलों में फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी हुई। चिकन, मछली सहित कई सब्जी खाने लायक नहीं थे। कई जगहों से इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल मिला है। जांच टीम ने होटलों से कई सड़े सामान को नष्ट किया है। अब आपको बताऊं, पनीर पर भी एक्शन हुआ है। पनीर पर बहुत बवाल भी हुआ। अब यह है कि असली पनीर कौन सा है, नकली पनीर कौन सा है, कौन सा पनीर खाना है, कौन सा सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा सेहत के लिए नुकसानदेह। अगर आप पनीर खाते हैं तो सावधान रहिए। जिस पनीर को प्रोटीन के लिए खा रहे हैं वो जानलेवा हो सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात में एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसके बनाने और बेचने पर बैन लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एनालॉग पनीर पर कोई बैन नहीं, क्योंकि यहां इससे बनाना और बेचना अपराध नहीं है। ग्राहक को यह बताना होता है कि यह दूध से बना पनीर नहीं है। अभी जो मार्केट में पनीर मिल रहा है वो 3 तरह के हैं। असली पनीर जो है देखिए 100% शुद्ध दूध को फाड़कर बनाया जाता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और प्राकृतिक फैट होता है। असली पनीर को हाथ से मसलने पर वो आसानी से बिखर जाता है। असली पनीर मुंह में रखते ही आसानी से घुल जाता है। अब देखिए एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर क्या है। नकली और मिलावटी भी अलग अलग है। एनालॉग और नकली पनीर अलग है। नकली या एनालॉग पनीर दूध से बने पनीर की नकल है। इसे मिल्क पाउडर, वनस्पति तेल, आलू या कॉर्न स्टार्च, सोया प्रोटीन और खाने वाले सामान को मिलाकर बनाया जाता है। यह दूध से नहीं बनता। इसका दाम भी सामान्य पनीर से कम होता है, जिसे गैर डेयरी दुग्ध उत्पाद बताकर बेचना वैध है। आमतौर पर 1-2 बार एनालॉग पनीर खाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लगातार सेवन से नुकसान हो सकता है। हार्ट, लीवर, पेट की गंभीर बीमारी हो सकती है। लंबे समय तक इसे खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है। शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से कैंसर का भी खतरा हो सकता है। एनालॉग पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम नहीं के बराबर होता है। अब देखिए तीसरा पनीर है मिलावटी पनीर, जो खतरनाक है। मिलावटी पनीर बनाने में डिटर्जेंट, यूरिया, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है।
ये सारे खतरनाक केमिकल होते हैं और इसे असली यानी दूध से बना पनीर बताकर बेचा जाता है। ये गैर कानूनी है और यूपी में गैर जमानती अपराध है। मिलावटी पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम नहीं होता है। इस उल्टे इसके इस्तेमाल से जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। यूरिया और डिटर्जेंट सीधे लीवर को डैमेज कर सकते हैं। मिलावटी पनीर से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सुनिए स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश वैद्य क्या कह रहे हैं। लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन नेक्स्ट वीक से हमारा फोकस ऐसा रहेगा कि जो होटल और रेस्टोरेंट वाले जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमारी फूड सेफ्टी की टीम जाएंगी और सभी होटल रेस्टोरेंट में चेक करेंगी कि वो लोग पनीर ला रहे हैं या एनालॉग ला रहे हैं, और ला रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं वो लोग। तो उसका मतलब कि पूरा जो चेन है डिस्ट्रीब्यूटर से लेके मैन्युफैक्चरर तक सभी वो मतलब डिटेल में हम लोग जाएंगे, और अगर होटल रेस्टोरेंट वाले वो यूज करेंगे तो फिर उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए। इस तरह की कार्यवाही भी हम लोग करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है हिला देने वाली, जिसने पूरे देश को हिला दिया। कोलंबिया में विनाशकारी भूकंप आया है। तस्वीरें देखिए जरा। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढहनी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें गिरनी शुरू हुई। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। ये मॉल देखिए, ये मॉल का हिस्सा भरभरा कर गिरा है। पूरे मॉल की दीवारों पर दरारें देखने को मिल रही। देखिए सेना की इमारत थी। सेना की इमारत भी भूकंप के बाद पूरी ढहनी शुरू हो गई। पूरा ढांचा ढहना शुरू हो गया। और उसके बाद देखिए जरा, जब भूकंप आ रहा है देखिए ऊपर इमारत देखिए, नीचे लोगों को देखिए, लोगों में डर और दहशत देखिए। सोचिए क्या मंजर होगा उस दौरान। उसके बाद देखिए जरा, भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर था। मलबे में लोग दबे हुए थे, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। अब देखिए कि आखिर तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही, गिरी हुई इमारतें, मलबा, लोगों को बचाने की कोशिशें। अब देखिए भूकंप कहां पर आया है। ये मैप के जरिए मैं आपको बताता हूं। ये नक्शा है, ये आप देख रहे हैं। वेनेजुएला के ठीक बगल में है कोलंबिया। इस जगह पर यह भूकंप आया था और भूकंप के बाद आपको बताऊं तबाही का आलम क्या था, कितनी तबाही और जानमाल का नुकसान हुआ। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 130 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप में 86 इमारतें जमींदोज हो गईं, जबकि करीब 1500 घरों को नुकसान पहुंचा है। दावा है कि भूकंप के वक्त लोगों को विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के बाद 21 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। आफ्टर शॉक बड़े भूकंप के बाद आने वाले छोटे भूकंप के झटके होते हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। भूकंप में 2000 लोग लापता हैं, जिनका अब तक सुराग नहीं मिला। इमारतों के मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे लेकर कई जगहों पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। अमेरिका ने कोलंबिया को
147 करोड़ की मदद की घोषणा की है। सुनिए कोलंबिया के लोग क्या कह रहे हैं। मैं डाइनिंग चेयर पर बैठा था और मुझे लगा कि वह हिलने लगी है। यह एक पल के लिए रुका और फिर दूसरा झटका थोड़ा तेज था। हम ऊंची मंजिल पर थे, इसलिए हम बाहर भागे। सबसे पहला काम मलबे में फंसे लोगों को बचाना है, यही प्राथमिकता है। उन लोगों को सबसे पहले बचाना है जो इस वक्त मलबे में फंसे हुए हैं। और अब आपको बताऊं कि कोलंबिया में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं। इतने भूकंप क्यों आते हैं? कोलंबिया में हर साल 1000 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आते हैं, 1000 से ज्यादा। इसकी वजह भौगोलिक स्थिति और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी बनावट है। यह देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर कहे जाने वाले क्षेत्र पर है। देखिए यहां पर, जो कि दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। यहां नास्का, कोकोस, दक्षिण अमेरिकी जैसी कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जमीन के अंदर हलचल होती है और यही हलचल समय समय पर छोटे बड़े भूकंप के रूप में बाहर आती है। हालांकि कोलंबिया में आने वाले ज्यादातर भूकंप बहुत ही हल्के होते हैं, ये महसूस नहीं होते, सिर्फ वैज्ञानिक उपकरणों में ही दर्ज हो पाते हैं। इससे पहले 1999 में 6.2 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था और इस भूकंप में 1000 से ज्यादा मौतें हुई थी, 2.5 लाख लोग बेघर हो गए थे। जबकि 1979 में आए भूकंप में यहां 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस बार आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 130 पार कर चुका है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है। अब देश में चलेंगे प्लास्टिक नोट। जल्द ही प्लास्टिक के नोट सामने आने वाले हैं और जो नोट चल रहे हैं वो रहेंगे, लेकिन प्लास्टिक नोट की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। ये प्लास्टिक नोट कैसे होंगे, कौन कौन से नोट अभी प्लास्टिक के बनेंगे और कितने नोट बनेंगे। देखिए, जल्द कागज की जगह प्लास्टिक नोट आपके पास पहुंचने वाला है। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक नोट के ट्रायल को मंजूरी दे दी। इसके तहत 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट जारी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद राज्यसभा में यह लिखित जानकारी दी। ट्रायल सफल रहा तो इनके नियमित प्लास्टिक नोट जारी होंगे। ये नोट कागज की बजाय खास किस्म की प्लास्टिक से बने होंगे। ये छूने में तो सामान्य नोटों जैसे ही हल्के होंगे, लेकिन पानी में नहीं गलेंगे। प्लास्टिक होने से इन्हें फाड़ना या मोड़कर खराब करना मुश्किल होगा। दावा है कि पर्स से निकालते ही ये मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। इनकी सतह पर छेद नहीं होंगे, इसलिए गंदगी, बैक्टीरिया नहीं चिपकेंगे। यह भी खासियत है। ये कागज के नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना तक ज्यादा चलेंगे। साफ किया गया है कि प्लास्टिक नोट के साथ कागज के नोट भी चलते रहेंगे। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में ये प्लास्टिक नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। राइट, अब बारी है लाइफ के फंडिंग। क्या है खास? शोर मचाने से न रिश्ते मजबूत बनते हैं और न ही करियर में बड़ी कामयाबी मिलती है। शांत रहकर दुनिया कैसे जीते हैं, आचार्य चाणक्य ने इसका बड़ा फंडा दिया है। आचार्य चाणक्य ने कहा, श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा तेजति दुर्मितम। मतलब ध्यान से सुनकर ही इंसान धर्म, सही रास्ता और कर्तव्य समझ पाता है। सुनने पर ही लोग अपनी बुरी आदतों या गलत कामों को छोड़ पाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो शख्स अपनी जुबान पर काबू रखता है और बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देता है तो बड़े बड़े संकटों से बच सकता है। बेवजह बोलने से आपकी ऊर्जा तो नष्ट होती ही है। कई बार आप अनजाने में अपने राज भी खोल देते हैं और आपके लिए क्या जरूरी है वो सलाह भी सुनने या समझने का मौका गवा देते हैं। लेकिन जब आप शांत होकर सुनते हैं तो आप सामने वाले की कमजोरी और ताकत दोनों जान लेते हैं। मुश्किल हालात में गुस्सा करने या चिल्लाने से समाधान नहीं निकलता, लेकिन अगर शांत रहेंगे तो गहराई से सोच पाएंगे और सही फैसला ले पाएंगे। इस तरह आचार्य चाणक्य ने दुनिया और रिश्तों को जीतने का एक बड़ा फंडा दिया। बोलिए कम और सुनिए ज्यादा। कम बोलने से आप तनाव और गलतफहमियों से भी बचेंगे और अपने काम और तय किए गए लक्ष्य पर ज्यादा फोकस रहेंगे। जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में जरूर उतारें। फिलहाल अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। टू कनेक्ट रखिए।